नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आईएमएफ आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और अब अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद 180 देशों में भारत जीडीपी के मामले में चौथे नंबर पर है। बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की एक बड़ी जीत बता रही है। तो बीजेपी के इस दावे और उपलब्धियों पर सियासत भी हो रही है या कांग्रेस सवाल उठा रही है? वो तो ये आरोप भी लगा रही है कि कर्ज लेकर ये उपलब्धि हासिल की जा रही है। खैर, भारत की इस उपलब्धि पर शुरू हुई सियासत ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। इन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना भारत। प्रदेश में शुरू हुई सियासत। दुनिया में फिर भारत का डंका बजा है। भारत ने जापान को पछाड़कर चौथे नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया। आईएमएफ की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। देश की इस उपलब्धि को बीजेपी ने पीएम मोदी की सशक्त नेतृत्व क्षमता और विकास उन्मुख नीतियों का नतीजा बताया। बीजेपी का कहना है कि ये नया भारत है जो सिर्फ दुनिया में नहीं, आंकड़ों में भी आगे निकल रहा है। ने इस बात का उल्लेख किया है कि चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ये इतिहास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ जनता के लिए बहुत गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन है। और जो आगामी समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये हमारा टारगेट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो तय करते हैं उसे करके दिखाते हैं। तब एक फोरम पर नहीं, आतंकवाद की समाप्ति के लिए जब मैदान में उतरना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति होती है और हम ऑपरेशन सिंदूर से विजय पताका भी फहराते हैं। बीजेपी जहां इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ नीतियों का परिणाम बता रहे हैं, तो कांग्रेस का रुख अलग है। वो कह रही है कि भले ही हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन असली तस्वीर जमीनी हकीकत से अलग है। कांग्रेस रोजगार, महंगाई और गिरते मिडिल क्लास की हालत को लेकर निशाना साध रही है। ये बताना पड़ेगा कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले, उन्होंने मात्र जो है 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। तो भाई वो कर्जा हुआ तो कहाँ गया वो पैसा? तो कर्जदार होके अगर आपने किसी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है तो मैं समझता हूँ तो ऐसा ही है जैसे कर्ज लेके घी पीना। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर भारत के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। हालांकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निसंदेह एक बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़ा वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को दर्शाता है, लेकिन इस आर्थिक छलांग का राजनीतिक इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। बीजेपी से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और निर्णायक नेतृत्व की जीत बता रही है, तो वही कांग्रेस और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है तो आम आदमी पीछे क्यों छूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो 180 देशों में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन खड़ा हुआ है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, पर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पर बात होगी। लेकिन इससे पहले कुछ सवाल जिन पर गौर करने की जरूरत है। पहला सवाल कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? दूसरा सवाल, क्या जीडीपी की ये छलांग आम आदमी की जिंदगी में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी? तीसरा सवाल, क्या इस उपलब्धि के सहारे पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जाएगा?
ये तमाम सवाल घूम रहे हैं और सवालों के इर्द गिर्द कई सारे कयास भी हैं। इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस से, अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, सत्येंद्र जैन बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि उस समय में आई है जब पाकिस्तान जैसा देश IMF से कर्ज ले रहा है, कर्ज के भरोसे बैठा है और भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। इससे पहले मैं सवालों के और रुख करूं, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि सभी अपने अपने स्टेटमेंट दें इसको लेकर। सत्येंद्र जैन जी, सबसे पहले आप। देखिए अभिषेक जी, भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने देखा है किस प्रकार से कांग्रेस का समय रहा और जब हम 11वें नंबर से 10वें नंबर पर आए तो बहुत ही उपलब्धि की बात बताई गई। कांग्रेस का एरा था, कांग्रेस का शासनकाल था, 2004 से 2014 के बीच का समय था। और जब 2014 का माननीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी थे उस समय, उन्होंने क्या कहा संसद में, उन्होंने कहा कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे भारत तो 2045 तक में 30 साल में, अगले 30 साल आने वाले, तो मतलब 2045 में भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये उन्होंने कहा था उस वक्त। और आज आप देखिए हम बहुत ही जल्दी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनने वाले हैं और टॉप 3 वर्ल्ड की इकोनॉमी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थस्थ मूलोत्थानम जो चाणक्य का मंत्र है और उसको तो शब्दशाह अंगीकार करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और हमारी जो देश की लक्ष्मी स्वरूपा वित्त मंत्री हैं आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और उनका जो नीतियां हैं उनका सुफल है, वाणिज्य की नीतियों का सुफल है। और यही कारण है कि इतने कम समय में ही 10-11 वर्ष के समय में जहां कांग्रेस अपना विश्लेषण करती थी और कांग्रेस के शासनकाल में बताया गया 30 साल बाद मतलब 2045 का समय में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, लेकिन वह हम अब बहुत जल्दी 1-2 साल में ही अचीव कर लेंगे क्योंकि $4 ट्रिलियन से ज्यादा उसमें भी जवाब लेंगे सत्येंद्र जी, निश्चित रूप से जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इसे अचीवमेंट के तौर पे क्या देखती है कि नहीं। विक्रम जी, 180 देशों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे नंबर पर है, यानी कि अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो है, मानना होगा। ये देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी को आप यदि उपलब्धि माने तो ये बड़ा इस मीडिया जनित हाइप है ये, और मीडिया को ऐसी बातों पे चर्चा कराने से मजा आता है। आप मुझे बताइए, कुछ समय पहले मोदी जी ने ये दावा किया था कि हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन बांटने के दायरे में हम लेके आए। तो अब ये बताइए कि वो उपलब्धि वो मानी जाएगी। उस पर जरूर आऊंगा, उस पर बिल्कुल आऊंगा, लेकिन क्या आप अपनी सरकार को भी कमतर आंक रहे हैं? 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आया, 10 साल आपकी भी सरकार रही है, जीडीपी ग्रोथ तब भी हुई थी। क्या वो आंकड़े नहीं थे या वो भी आंकड़े थे और ये भी आंकड़े हैं आपके लिए? बिल्कुल, मैं यही बात अब इस पे आना चाहता था जो आपने अपने मुंह से कही, मुझे अच्छा लगा। देखिए, जब हमने इस तरीके के अचीवमेंट्स हासिल किए, ऐसी वृद्धि हासिल की, तो हमने उतने गाल नहीं बजाए। अब मैं एक बहुत अच्छा आंकड़ा आपको देता हूँ जो तो मतलब आप मान तो रहे हैं ना सर कि एक उपलब्धि है। मेरा तो सीधा सवाल ये था सर, ये सिर्फ एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। नहीं, मुझे बताने दीजिए कि उपलब्धि क्यों नहीं है। यदि बेतुकी जीएसटी नहीं आती और सनक भरी नोटबंदी नहीं आती, तब हम मोदी जी के पहले ही कार्यकाल में इस उपलब्धि को पा लेते। हम इस उपलब्धि को पाने में 6-7 साल देरी कर चुके हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है मेरे मित्र। अभिषेक जी, आप बताइए, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2045 मुझे बात करने दीजिए, ये गजब की अर्थशास्त्री मित्र जो है। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। ठीक है विक्रम जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। जो रहे हैं पी चिदम्बरम, देखिए, हमारा ये कहना है कि देश की संसद चिदम्बरम जी ने ये कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की बात क्यों कर रहे हैं। नहीं, आप चुप रहो सत्येंद्र भाई, आप ठीक है एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा। देखिए समय ऐसे बर्बाद होता है। विक्रम जी आप बोलिए, अशोक जी भी वेट कर रहे हैं बहुत देर से जी। मेरा ये कहना है कि यदि मोदी जी ने ये 2-3 फैसले लागू नहीं किए होते तो हम कोरोना के पहले माइलस्टोन को हासिल कर लेते। और रही बात चिदम्बरम जी की, तो चिदम्बरम जी का ये कहना था कि आप 4 या 5 ट्रिलियन की बात क्यों कर रहे हैं, आप 20 ट्रिलियन की बात क्यों नहीं करते। 1980 में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो चाइना के बराबर थी। हमारी मुकाबला जो है चाइना से होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। आज जो चाइना है वो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम जबकि 4 ट्रिलियन पे आकर
गाल बजा रहे हैं, जबकि हमको अरे पता सर, होना चाहिए कि सर हमारा पाकिस्तान तो सबसे यूपी से बड़ा छोटा है, कहाँ उनकी दुश्मन बात कर रहे हैं? कहा ये पाकिस्तान में चल मैंने नहीं छोड़िए, कहा कि आपने नहीं बात वो की है, आरोप बात लगा रहे हैं, पर मैं कहा। इसे और बेटर दिशा में ले जाना बेहतर होगा। चलिए मैं आप लोगों के पास लौटूंगा। अशोक जी, भारत के हिसाब से बहुत छोटी उपलब्धि है। ठीक है अशोक जी, क्या बात कर रहे हैं? नहीं आपके पास आऊंगा अशोक जी, काफी देर से इंतजार कर। अशोक जी देखिए, ये राजनीति ये तो चलती रहेगी, लेकिन यहां बात हो रही है पूरी दुनिया में 180 देशों में आज भारत चौथे नंबर पर खड़ा है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और प्रोवाइडर मार्केट बनके खड़ा हुआ है। ये जो ग्रोथ है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या है आपका निष्पक्ष नजरिया इसको लेकर? नहीं, ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसे कमतर करके देखना उचित नहीं होगा। ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, ये IMF की रिपोर्ट है। ये भारत जो है इस समय दुनिया की चौथी जो है आर्थिक महाशक्ति बना है भारत। ये ठीक है कि जापान से जिससे हमारा मुकाबला अभी पीछे करके आगे आए हैं, उसकी 4.1 ट्रिलियन है उसकी, और हमारी 4.9। जापान हमारे मुकाबले थोड़ा छोटा देश है, उसकी आबादी कम है, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं, और मुकाबला हमें जो है चीन और अमेरिका से करना है। लेकिन जिस तरह भारत ने 5 युद्ध झेले, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। लंबी गुलामी का एक दौर रहा है, उसके बाद जिस तरह से हमारे यहाँ आबादी का भी एक जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, वो भी एक बड़ी समस्या है इस देश की। और जो करोड़ लोगों को भोजन देने की बात आ रही है, तो पर अशोक जी, ये जो बात बड़ी आराम से कह दी जाती है कि आबादी एक बड़ी समस्या है, तो आबादी में तो चीन लगभग हमारे बराबर है। इनफैक्ट हमने तो उनको बाईपास कर दिया, मुझसे आगे निकल गए हैं। ये आबादी की बात की जाती है। देखिए, आबादी निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है, और कभी वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा था, भारत को सुझाव भी दिया था कि आप जो है पॉपुलेशन कंट्रोल आप करें। ठीक है, आप नहीं कर पाए हैं तो उसको आपको एकोमोडेट करना है। उस दिशा में भी जो है भारत सरकार काम कर रही होगी। मुझे लगता है नए क्षेत्रों का सृजन भी हो रहा होगा, बड़े अवसर भी जो है पैदा किए जा रहे हैं। जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो मुझे लगता है कि सबका जीवन स्तर भी सुधरेगा, और वो लोग भी जो अभी 80 करोड़ लोग जो किसी तरह से शासकीय खैरात पर जो है जिनकी निर्भरता है, वो भी धीरे धीरे कम होगी। तो आबादी को एकोमोडेट करना जो है एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन उसके लिए भी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और इस लिहाज से भी संतोषजनक बात है कि हम जो है जापान से आगे आए हैं, और जब हम चलना शुरू किया है तो चले बेती धीरे धीरे ही खरामा ही हम आगे तो बढ़ रहे हैं। तो इस उपलब्धि को कमतर करके देखना जो है मुझे लगता है उचित नहीं होगा, और ये बड़ी उपलब्धि है, और खासतौर से उस देश के लिए जिसने 5 युद्ध झेले। उसके बाद अगर आपकी आर्थिक प्रगति जो मंदी के दौर में भी भारत की आर्थिक प्रगति जो थी संतोषजनक रही है, तो ये इस देश की जो वित्तीय प्रबंधन था, या जो यहाँ इस देश की जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, इसको उपलब्धि है। जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है वो ही कह सकते हैं एक सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है जिस पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। अशोक जी, सीधे इस बात पे आऊंगा कि देखिए 1991 में लिबरलाइजेशन आया, भारत एक ओपन मार्केट बना। इससे पहले हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे और बाकी जो स्थिति बहुत डावाडोल स्थिति थी हमारी। तो हम 1991 से ही बात करेंगे। 1970 में चीन ने जो चीजें की, हमने 91 में करना शुरू की। हम दुनिया की सबसे यंगेस्ट डेमोक्रेसी है, जो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हैं। ये बीते 10-15 सालों में ऐसा क्या बदला है, या फिर 91 से लेकर आज 25 तक क्या वो चीजें बदली है जिसके चलते आज हम यहाँ खड़े हैं? क्या कौन से मेन पॉइंट्स लगते हैं आपको? देखिए, एक बात तो आप ही ने कही, उदारीकरण से, और जिस तरीके से विदेशी निवेश आया, उदारीकरण से जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार खुला, ओपन हुआ आपके लिए, तो आपके यहाँ भी अवसर बढ़े, और आपके लिए भी बाहर भी विदेशों में भी आपके अवसर बढ़े। उसके अलावा आप देखिए, आप कई चीजें, जैसे आप सुरक्षा के उसमें देख लीजिए, पहले आप कितना जो है सुरक्षा के जो सामान थे आप विदेशों से खरीदते थे, उसमें भी धीरे धीरे आपके देश में बनना शुरू हुआ। पेट्रोलियम में जरूर अभी आप आत्मनिर्भर नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें तो आप इंपोर्ट करते हैं, लेकिन देश जो है देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा। वो जो मेक इन इंडिया का एक जो कंसेप्ट ये सरकार लेकर आई थी, बीजेपी सरकार लेकर आई थी, उससे भी थोड़ा बहुत आपको फायदा हुआ है। तो देश जो है लगातार प्रगति के मार्ग पर जो है अग्रसर है, और कई चीजों में हम आत्मनिर्भर भी। कृषि का भी एक बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ जिस तरह से प्रचुर मात्रा में जो मिनरल्स हैं, तो उससे भी हमने जो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है, उसका भी फायदा मिल रहा है। तो देश की इकोनॉमी मुझे लगता है कि ठीक ठाक दिशा में चल रही है, और देश समेत जो मानव संसाधन है यहाँ पे जिसका उपयोग की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सरकार जो इस बारे में भी सोच रही होगी, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश निश्चित रूप से सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है देश की जीडीपी में।
और क्योंकि आज ही हम देख रहे थे कि कृषि और उद्योग समागम जो आज हो रहा है नरसिंहपुर में, उसकी बात हो रही है, तो मैं उसी पे आना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक जो विपक्ष का आरोप है कि कर्ज बहुत ज्यादा लिया गया है, तो इसके लेकर क्या जवाब है आपके पास कि कर्ज लिया गया है, ये तो जाहिर सी बात है, कोई अलग से आंकड़े नहीं है, और कृषि का विकास कैसे करेंगे? जैसा कि अशोक जी कह रहे थे कि पेट्रोलियम जो है हम लेते हैं वो बाहर से इंपोर्ट होता है, दूसरा है जो हम बाहर से ये जो फर्टिलाइजर्स लेते हैं, सबसे ज्यादा उसका बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ भारत पे, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये चुनौतियों से को हम चुनौती के तौर पे लेते हैं और इसीलिए तो चुनौतियों से लड़ते हुए हम विजय प्राप्त करते हैं। और जो काम 2045 में होना था वो 2025 में हो रहा है। यह एक तो विशेषता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की, या मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारों की। कि आप देखिए, जो आपने बात कही और वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि पेट्रोलियम, तो कृषि से और पेट्रोलियम को हमने जोड़ा। हमने कहा कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोलियम में, और प्रतिवर्ष आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूँ, लगभग 16 से 17 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमें व्यय करनी पड़ती है पेट्रोलियम को खरीदने में, क्योंकि क्रूड ऑयल और जो गैसेज, सीएनजी और एलपीजी जो गैस होती है वो हमारे यहाँ नहीं होती है अधिकतर, हम विदेश पे निर्भर हैं। तो ऑयल कंट्री जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वहां से हम लेते हैं। तो आप वो ओपेक कंट्रीज का इशू तो हमेशा से रहा है सत्येंद्र जी, लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स हैं मैं उस पर आऊंगा क्योंकि समय बड़ा सीमित है। कृषि को लेकर जब देश जब आजाद हुआ था तो देश की 70% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी और कमाई होती थी 54, जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो 54% था। लेकिन जान के आपको ये हैरानी होगी कि 2020 में जो रिपोर्ट है तब की बता रहा हूं मैं, आबादी का 55% आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन 54 से घटकर 17% हो गया है। मैं किसी एक सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर यह तो मानना होगा कि लंबे समय से कुछ तो है जिसे ठीक करने की जरूरत है। कृषि पर निर्भरता हमारे देश की आबादी की सबसे ज्यादा है, पर उनकी आमदनी उस तरह की नहीं है। बिल्कुल, और आप देखिएगा आज अगर अब जीडीपी में कृषि का योगदान है तो लगभग 22% हो गया है देश में। और मैं वही बात कह रहा था कि हमने लगभग 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो गन्ना उत्पादक होते हैं जो एथेनॉल बनाते हैं, एथेनॉल प्लांट्स लगाए, तो किसानों को लाभ हुआ। एक तो हमारा अब 20% का लक्ष्य रखा हुआ पेट्रोलियम में एथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो किसे कृषि से जोड़ा है। आप किसान गन्ना उगाते हैं, गन्ने से फिर वो शुगर मिल में जाता है, उसके बाद का जो रेसिड्यू होता है वो जो एथेनॉल बनाने में प्रयोग होता है। एथेनॉल जब बनता है तो एथेनॉल का बेचते हैं, किसमें, पेट्रोलियम में मिलता है। अब 20% का 10% का लक्ष्य हमने समय से पूर्व अर्जित कर लिया, अब नया लक्ष्य रखा है 20% में लाने का। तो सोचिए अगर 16-17 लाख करोड़ रुपए का एथेनॉल जो पेट्रोलियम आता है, अगर उसमें 20% एथेनॉल आ गया, मतलब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बेसिकली जो पैसा बाहर जा रहा था वो देश के किसानों को मिलेगा एथेनॉल के जरिए। मोटा मोटी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ गया। विक्रम चौधरी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जी। दूसरी बात, जीडीपी टू डेप, आज देखिएगा अमेरिका का कर्ज कितना है। अमेरिका की जीडीपी आज अगर $30 ट्रिलियन की है तो उनके ऊपर जीडीपी टू 70% से ज्यादा का कर्ज हो गया है। सत्येंद्र जी, इसलिए उनकी हालत खराब है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं खैर आप देख रहे हैं, लेकिन वो अभी ये उस मुद्दा नहीं है। लेकिन सत्येंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, सीधा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उनके पास जो हो रहा था वो सरकार को दिया। सोचिए, सरकार को नहीं पता था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी इतना धन है, उन्होंने कहा सरकार के लिए, विकास कार्यों के लिए रिजर्व बैंक ने दिया है 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। इतना बड़ा अमाउंट पहली बार रिजर्व बैंक दे रहा है। तो मुझे लगता है भरोसा है तभी दे रहे हैं, और भारत ने साबित किया है। 3.5 महीना हो गया है जी। $200 बिलियन से ठीक है विक्रम जी, $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार, ये हमारे समय हुआ। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने बात रख दी है। विक्रम जी, हमारी बात आप समझने का प्रयास कीजिए। 2011 में समान क्रय शक्ति के आधार पर जिसको आंकड़े प्रोसेस होकर 2014 में आए, तो हम 2000 लेकिन सरकारें ऐसी बातों की चर्चा नहीं करती और ना ही इन उपलब्धियों में अपने गाल बजाती हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, यदि हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा है तो पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हम जब चर्चा करते हैं हमारे सामने जिन मुद्दों की चर्चा विक्रम जी, बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं, लेकिन जो बाहरी जो कारण है वो भी तो आप मानेंगे। रूस यूक्रेन वॉर से जो स्थिति बनी, क्या उसको आप नकार देंगे?
युद्ध तो हमने तय नहीं किया किसी दूसरे देश का, पर उसका खामियाजा तो पूरी दुनिया भुगत रही है। आप ये तो मानेंगे विक्रम जी? तो अब मुझे बताया जाता है, हमने बात की है कि मनरेगा कैसे लागू की जाती है, हमने ये लागू किया कि भोजन का अधिकार क्या होता है। तो हमें हमारा ये कहना है कि खानी पड़ी, मेरी बात करोड़ का प्रोविजन करते थे। ठीक है सत्येंद्र जी आपने बात रख दी है, विक्रम जी आपने बात रखी। मनरेगा की बात कर रहा हूँ, मनरेगा नहीं कर्ज, विक्रम जी मैं एक सीधा सवाल करूंगा आपसे, कर्ज को लेकर बहुत बातें कही जाती है। एक मिनट सत्येंद्र जी, मैं एक सीधा सवाल पूछूंगा। एक पॉलिसी पैरालिसिस था, एक समय था 1970 के समय में, एक असुरक्षा की भावना थी, लेकिन हमने देरी की 20 साल की, और 91 में हमारे लिबरलाइजेशन आया। 35 साल हो चुके हैं और हमारी जीडीपी की आज ये स्थिति है। आज अगर मैं इसी साल के बजट की बात करता हूं, 11 लाख करोड़ अगर केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, तो क्या वो गलत है? मैं क्यों पूछ रहा हूं ये सवाल, ये जरूरी है। मैं आज 30 साल का हूं, 30 साल बाद 60 साल का हो जाऊंगा। आज अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, भले हम कर्ज लेके कर रहे हैं, तो हम कहां से डेवलप करेंगे इंडस्ट्री, कहां से खोलेंगे कारखाने? ये समय की मांग है, समय वापस नहीं आ सकता सर। जो कर्ज लिया वो तो हम शायद चुका लेंगे अगर हम जीडीपी में बहुत आगे ग्रोथ कर गए तो। विक्रम जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है अथवा कहाँ उसे खर्च नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो मानव संसाधन है, सबसे पहला तो खर्च उस पर होना चाहिए। जीडीपी किससे बढ़ती है? पैसे से नहीं बढ़ती है। जीडीपी बढ़ती है लोगों की शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता से। इस मामले में आप कांग्रेस के इनिशिएटिव देखिए, और इस मामले में आप मोदी सरकार का काम देखिए कि हमने कोरोना जैसी विक्रम जी, ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक ही तत्व के दो। 55,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। नहीं देखिए विक्रम जी, आपने मनरेगा की बात की, ठीक है। मनरेगा के मजदूर क्या कर रहे थे? मनरेगा के मजदूर सड़क बना रहे थे, तालाब बन रहे थे, कुएं खोदे जा रहे थे, सरकार उनको एक अनुदान देती थी। तो सर जब तक गांव तक सड़क नहीं पहुंचेगी तो स्वास्थ्य सेवा, स्कूल और शिक्षा कैसे पहुंचेगी? जी, इस सड़क तो बन रही थी, लेकिन मानव संसाधन भी विकसित हो रहा था। आज जो है मजदूरी जो है 1,000 रुपए प्रतिदिन तक आ चुकी है, तो ये मनरेगा के कारण है। हमारा ये कहना है कि आप मानव संसाधन, यानी आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों को उसका सीधा फायदा भी तो मिलना चाहिए। सड़क पे क्या गरीब आदमी चलेगा क्या? सड़क पे तो चलने वाला भी आदमी भी तो आपको कार वाला होना चाहिए, मोटरसाइकिल वाला होना चाहिए। ये अलग बात है कि अभी जो सड़कों पे हम जो हादसे देख रहे हैं वो तो बहुत भयावह है। मूल सवाल पे आते हैं सत्येंद्र जी। जो बात विक्रम जी पूछ रहे हैं मोटा मोटी वो यही है कि आज हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमसे ऊपर कौन है? आप उन्हें देखिए, जर्मनी। तो क्या आप बोलेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई? किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाना चाहूंगा इसमें, लेकिन गलतियां हुई हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है, उनमें बदलाव करने की जरूरत है। अगर कोई ये कह रहा है कि इनकम डिफरेंस है, आमदनी में बहुत ज्यादा गैप है, तो क्या आप इसे नकारेंगे? देखिए अभिषेक जी, हमने हर गैप को, हर उसको ब्रिज किया है। इसीलिए तो भगवान रूपी जनता 15 साल से केंद्र में मोदी सरकार को आशीर्वाद दे रही है, मध्य प्रदेश में 25 साल से, और इन्हीं को चुनौती के तौर पर लेते हैं। और हर पैरामीटर पर जो कांग्रेस कहती है उससे हमने 5 गुना तक बेहतर काम किया। आप सोचिए, अगर स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक अगर 56-57 साल कांग्रेस का शासन रहा, और अगर देश में पौने 4 लाख किलोमीटर की सड़कें थी, प्रधानमंत्री सड़कें, आज 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। सत्येंद्र जी एक चीज कहूंगा, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा खर्च किया, मैं खुद मान रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इकोनॉमिक एडवाइजर, एक मिनट सर, ए नागेश्वरन जी के शब्द हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च किया, हमने हर एक चीज की, लेकिन कॉर्पोरेट साथ नहीं दे रहा है। बीते 4 सालों के अंदर कॉर्पोरेट जमकर कमाई की, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की आमदनी नहीं बढ़ी। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सरकार का पैसा, जनता का टैक्स जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, लेकिन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आपके साथ नहीं खड़ा है। क्या कहेंगे सत्येंद्र जी इस पे? ए नागेश्वरन जी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके शब्द हैं। देखिए, हमने हर स्टोन को टर्न किया है, और यही कारण है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, ये वही देश है जहां से 10 साल पहले 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, आज 200 से ज्यादा है। और हमने मेक इन इंडिया के द्वारा जो एप्पल जैसा फोन अब बन रहा है, जिससे अमेरिका को भी दर्द होने लगा। मैं वही कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर ये ना मेरे में, भारत सरकार नहीं बना रही मोबाइल फोन,
क्या बात कर रहे हो 200 कंपनी? जब कांग्रेस की सरकार थी 2 कंपनी प्राइवेट कंपनी थी और आज 200 से ज्यादा कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है। तो कहने का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी हमारा साथ दे रहा है। आप बताइए 200 स्टार्टअप नहीं थे, आज 1.5 लाख स्टार्टअप भारत के अंदर है। माफी चाहूंगा इस चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और समय बहुत सीमित है, इस पे और भी चर्चा हो सकती है। बहुत सारे पहलुओं पे गौर करना जरूरी है, लेकिन एक बात पर जरूर गौर कीजिए कि अमेरिका 200 साल से भी पुराना लोकतंत्र है जो आज नंबर 1 पे भले ही है। भारत 75 साल पुराना सबसे दुनिया का यंग लोकतंत्र है जो आज पूरी दुनिया में 180 देशों में चौथे नंबर पर आ चुका है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ। निश्चित तौर पर यह एक उपलब्धि है। तमाम चुनौतियां हैं इस देश के सामने। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम उससे भी पार पाएंगे। देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।